नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज अंतरराष्ट्रीय खबरों में एक खबर जो कि मोदी जी को बहुत ज्यादा विचलित कर रही है, बीजेपी को बहुत ज्यादा विचलित कर रही है। और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, उसने आधिकारिक रूप से एक नोट व बेल के जरिए, यानी कि जो एक डिप्लोमेटिक मैसेज होता है, उसको भेजा है। और उसमें लिखा हुआ है कि आप प्लीज शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें, यानी कि उनका प्रत्यार्पण करें। बांग्लादेश और भारत के बीच में ऑलरेडी एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई है, इसलिए मोदी जी अब इसको मना नहीं कर पाएंगे। तो मोदी जी अब क्या करेंगे ऐसे में? और ये जो नोट वबेल आया है बांग्लादेश की सरकार से, तो उसको उन लोगों ने कंफर्म भी किया है। और मैं एग्जैक्टली पढ़ के बता दूं आपको कि उनकी जो फॉरेन एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से क्या मीट आया है। वी हैव सेंट अ नोट वबेल टू द इंडियन गवर्नमेंट सेइंग दैट बांग्लादेश wants her back here for the judicial process, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे भारत की सरकार। इस चीज को आधिकारिक रूप से कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एट दिस टाइम वी हैव नो कमेंट टू ऑफर ऑन दिस मैटर, यानी कि भारत की सरकार की तरफ से इस पर कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब 77 साल की शेख हसीना वो 5 अगस्त से भारत में है, और भारत में रहकर और वो यहीं पर रह रही हैं। और किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं बांग्लादेश में, ये भी सबने देखा है। लेकिन जो बांग्लादेश बेस्ड इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल है, उसने भी अरेस्ट वारंट शेख हसीना के लिए जारी किया है। उनके साथ कई मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स, मिलिट्री और सिविल ऑफिशियल्स। उनको नरसंहार के आरोप उन पर लगाए गए हैं। तो अब ऐसे में मोदी जी की क्या हालत होगी, मोदी जी क्या कैसे इसको हैंडल करेंगे, इसी के बारे में हम समझते हैं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर आफ्ताब पाशा इस समय जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो एक्सट्रेडिशन की मांग बांग्लादेश ने की है, ये कितनी टेढ़ी खीर है वाकई में मोदी जी के लिए? मुझे लगता है कि ये जब से शेख हसीना का तख्ता पलट गया है, उस दौरान से अब तक ये गंभीर मामला, ये मेजर चैलेंज है इंडिया को। क्योंकि अभी तक जो हालात थे वो सिर्फ अटैक्स थे माइनॉरिटीज के ऊपर, या छोटे मोटे घटनाएं थे। लेकिन ये जो उसमें ये भी शामिल था पहले कि अगर शेख हसीना चुप रहती हैं तो हमें अच्छा होगा, बल्कि वो भी वार्निंग दिए थे। लेकिन शेख हसीना ने ये स्टेटमेंट्स वगैरह दे के और इस मामले को पेचीदा कर दिए हैं। लेकिन ये एक्स्ट्राडिशन का जो रिक्वेस्ट आया है, ये गवर्नमेंट को बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। क्योंकि हम ट्रीटी साइन कर रहे हैं और इंटरनेशनल लॉ के तहत जो भी रिक्वेस्ट आती है, मेरे ख्याल से हमें बायलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू, बातचीत के जरिए सुलझाना है। लेकिन क्या मोदी सरकार बांग्लादेश के हुक्मरानों से बात इस मौजू पे, इस टिप्पणी पे, इस टॉपिक पे बात करेगी? क्योंकि अभी तक जो रवैया है भारत का, वो ये है कि हालात एक के बाद एक बिगड़ते जा रहे हैं बांग्लादेश में। जो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हुए हैं, और जिस तरीके से वहाँ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा अनलीश किया गया है, इस्कॉन के प्रीस्ट के खिलाफ, और कई ऐसे घटना हैं जो चौंकाने वाली हैं, जो कि अभी तक हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि बांग्लादेश, जो खास हमारा दोस्त है, पड़ोसी है, वहाँ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन अचानक ये तख्ता पलटने के बाद जमात इस्लामी और इस्लामिक ग्रुप्स जो हैं, मुस्लिम ग्रुप्स, वहाँ इतने ताकतवर बन गए हैं। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स जो इसमें बहुत बड़ा भाग लिए हैं, वो पूरी हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में लिए हुए हैं। और ये मेरे ख्याल से पहले से ही
इनकी तैयारी हुई थी, जिस तरीके से ये ज़हर उगाल रहे हैं भारत के खिलाफ कई मामलों में, लगता है कि ये इनको या तो पट्टी पढ़ाई जा रही है या इनको ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के खिलाफ, और ये सिलसिला जो है उनका नहीं लगता है 100%। इसमें बाहर की ताकतें भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या कुछ हद तक चाइनीज़ भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो नहीं, उनका ही बिल्कुल, ये एजेंडा तो है। से पाशा ये तो बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए भी। अब ऐसे में आपको पॉसिबिलिटी क्या लगती है कि मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी क्या छुपा-छुपू कर शेख हसीना को इस देश से भगाएँगे, कहीं एक ऐसे देश में जहाँ से बांग्लादेश के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना साइन हो, या फिर कोई और ऑप्शन वो सोचेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन होगा कि वो कुछ किसी की बात नहीं सुनेंगे, देश का जो भी हो, लेकिन शेख हसीना को वो यहीं बैठाकर रखेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। अदानी के समय में सारे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी के साइन किए थे, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ कोई ऐसा एंगल हो जिससे कि मोदी जी की मजबूरी हो शेख हसीना को रखने की। जी, ये तीनों ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे आसान स्टेप होगा उनको यहाँ से किसी और देश में भेज देना, क्योंकि जब तक ये यहाँ रहेंगे ये तनाव बना रहेगा और डिमांड लगातार वो करते रहेंगे कि शेख हसीना को वापस करिए। वो नरसंहार में उनके खिलाफ काफ़ी सबूत है, और जो क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करे हैं, उसमें ऑलरेडी 2000 लोगों के गुम होने की शुबा में कई चार्जेस प्रिपेयर कर चुके हैं, और ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये चार्जेस धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनके पास एविडेंस कुक्ड अप या जेन्युइन मिलेगा, तो ये फ़हरिस्त लंबी होती जाएगी, और उसमें ये भी प्रेस रिपोर्ट्स में देखने को आ रहा है कि भारत के खुफिया एजेंसी भी इसमें शामिल थे। जमात-ए-इस्लामी या इस्लामिक ग्रुप के खिलाफ आतंकवाद के नाम पे उनको आइडेंटिफ़ाई करना, को या तो अरेस्ट करना या एलिमिनेट करना या जो भी चार्जेस वहाँ लगाए जाएँगे। तो इस लिहाज से अगर मोदी सरकार शेख हसीना को वापस नहीं भेजती है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत, तो ये तनाव बने रहेगा, और जो बायलैटरल रिलेशंस है, जो ताल्लुकात हैं, उसमें और गिरावट होगी, और कशीदगी होगी, और प्रॉब्लम्स होंगे। और सबसे आसान तरीका होगा इनको बाहर भेज देना। मेरे ख्याल हुँ। से और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर ये चाहते हैं, ये विश्व गुरु की तरह नेतन्याहू की तरह अड़े रहेंगे कि हम बड़ी ताकत हैं, बांग्लादेश छोटा है, हम उसको कुछ बहुत प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, हम उनकी बात मानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो भी एक ले सकते हैं, लेकिन उससे जो है हमारा इमेज खराब होगा, क्योंकि हम जब ट्रीटी साइन करे हैं, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, तो सवाल खड़े होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, और डेमोक्रेसी के नाम पे हम जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उस पे भी धब्बा पड़ेगा। और जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर और इंटरनेशनल फोरम्स में मेंबरशिप चाहते हैं, तो वहाँ पे भी कई लोग उँगली उठाएँगे कि देखिए, आप अपने पड़ोसी के साथ ही ताल्लुकात इस मौज़ू पे, इस टॉपिक पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट करने में क्या होगी बोल के सवाल खड़ा करेंगे। तो इस लेकिन लिहाज से मेरा ख़्याल ऐसी भाषा कि अदानी की मजबूरी की वजह से अदानी का जो भी कनेक्शन रहा है बांग्लादेश में अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्या वो भी एक वजह है कि मोदी जी को मजबूरन अदानी की वजह से शेख हसीना को रखना पड़ रहा है? क्योंकि मोदी जी ने इतना ऑब्लिगेशन अपने सिर पर शेख हसीना का ले लिया है बिकॉज़ ऑफ अदानी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण वजह है। लेकिन इसके अलावा और जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए सवाल, वो भी आके शामिल हो गए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चाइना लगातार इंटरफियर करता आ रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो या
म्यांमार के ज़रिए दूसरे अन्य स्टेट्स में जो सेवन सिस्टर्स कहला जाता है। तो वहाँ सिक्किम में भी या चुंगी वैली में भी इंटरफेयर करते हैं, डोकलाम में भी। तो उनका निशाना नॉर्थ ईस्ट से बहुत अरसे से है और इसमें अब नया एक्टर जो है अमेरिका है, वो किसी न किसी तरह से एक मजबूत अड्डा चाहता है इस क्षेत्र में चाइना को कंटेन करने के लिए। तो या तो मिलिट्री बेस या एयर बेस या कतार में जो सेंट्रल कमांड की तरह उन्होंने जो अड्डा बनाए हैं, उस तरह का अड्डा जिससे चाइना को निशाना बना सकते हैं, हो सकता है भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो कंट्रोल या कंटेन करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो ये है कि रशिया को यूक्रेन के थ्रू कंटेन करना चाहिए और रशिया और चाइना का गठबंधन काटना चाहिए और उसके बाद कोई भी ऐसा देश, चाहे भारत हो या चीन हो, उभर के ना निकले जो अमेरिका की सुप्रीमेसी चैलेंज कर सके। तो इस लिहाज से भारत भी इनके निशाने पे है, अमेरिका के, सीआईए के, वेस्टर्न अलाइज, नाटो अलाइज जो कहले जाते हैं। तो इससे हमें भी चौकन्ना होना चाहिए कि ये सिर्फ अदानी का मामला नहीं, हालांकि वो पर्सनल इश्यू है, मोदी पहले से उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस भी इसमें जुड़ गए हैं और ये बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है लेकिन क्योंकि ये चाहे सारे वो प्रोफेसर पाशा सारे इंटरेस्ट को अब मोदी जी कैसे बैलेंस करेंगे कि भाई देश को खतरा भी ना हो, अदानी के भी उनको इंटरेस्ट उनको उनको प्रिजर्व करना है, भाई भारत पे कोई किसी तरीके का कोई हमला ना करे वो भी देखना है, साथ में शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन की जो मांग आई है, क्या मोदी जी वाकई में समय फंस गए हैं चारों तरफ से? जी, फँसे तो हैं, यही ज़ाहिर होता है, लेकिन इसकी बागडोर जो भी हालात वहाँ से उभर के निकल रहे हैं ढाका में, वो सिर्फ ढाका तक ही निरंतर में नहीं है, वो बाहर से भी बागडोर है और उसको समझने के लिए, उसको सुलझाने के लिए जयशंकर को अमेरिका फ़ौरन शॉर्ट नोटिस में भेजा जा रहा है। 3-4 दिन के 24 से 28 तक वो अमेरिका में जाएँगे और उनसे बातचीत डायरेक्ट करेंगे कि ये मामला क्या है? क्योंकि यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को सब पता है कि अमेरिका के हाथ के बगैर बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, वो इस लेवल पे नहीं पहुँच सकता। जिस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स मोहम्मद यूनुस और स्टूडेंट लीडर्स को, तो डायरेक्ट हम अमेरिका से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका चाहता है गिव एंड टेक। ये मामले को रफा-दफा करने के लिए या इसको फ्रीज़ करने के लिए हमें कुछ और देना होगा। जैसा कतार के साथ हुआ जब 8 नेवी एक्स नेवी पर्सन्स को डेथ सेंटेंस दिया गया था, उसको कुछ और वहाँ देके रिहा करना पड़ा। और अमेरिका के साथ भी कई मामले हैं जब हमने ड्रोन डील और डिफेंस डील और कई डील्स किए हैं अरबों डॉलर का। तो इसी तरह ये अगर जयशंकर की विजिट में भी कुछ उभर के निकलता है, तो मेरे ख्याल से इंडियन डिप्लोमेसी में कुछ हद तक सक्सेस होगा या सफलता होगी। लेकिन हमें देखना होगा, लेकिन ये अगर मान लिए भी कि शेख हसीना का मामला फ्रीज़ होता है और डिमांड पब्लिकली और दोबारा नहीं करते, तो कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद या महीने बाद एक और नई डिमांड होगी अब बांग्लादेश की तरफ से। क्योंकि अमेरिका अब उसको चस्का लग गया है। भारत वल्नरेबल है, भारत वीक लिंक है ब्रिक्स में और इसको मैक्सिमम प्रेशर डाल के हमें हमारी तरफ खींचना है चीन के खिलाफ और भारत-रूस के संबंध भी उसको कमज़ोर करना है बोल के वो तय कर चुके हैं मेरे ख़्याल से। अगर आप हुँ। स्ट्रेटेजिक ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं तो यूक्रेन से वहाँ कुछ दाल नहीं गल रही है रशिया के खिलाफ, सैंक्शंस वगैरह सब असफल रहे, रशिया हुँ। लगातार जीतता आ रहा है। और चीन के खिलाफ भी हांगकांग किए उन्होंने, उइगुर का किए और ताइवान का भी किए और कई सैंक्शंस डाले और बहुत दबाव डाला सैंक्शंस, इकोनॉमिक प्रेशर डाल के, वहाँ भी कुछ दाल नहीं गल रही है।
तो हम्म। चूंकि अब सीरिया का तख्ता पलटा गया है, या दूसरा निशाना ईरान की तरफ भी है, जो कि रूस और चीन के साथ संबंध अच्छे हैं, तो ये इंडिया को भी जो है खींचना चाहते हैं अपनी तरफ इन मामलों को लेके, चाहे वो मालदीव्स हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या दूसरे अन्य मामलों में। तो मैं उस नज़रिए से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखना चाहता हूँ। अब आखिरी सवाल आपसे करूंगी प्रोफेसर पाशा कि अब ये जो शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन की मांग की है, क्योंकि भारत सरकार, अभी तो कई घंटे हो गए हैं जब नोट बेल आए हुए, और भारत की सरकार अभी तो तुरंत कोई रिएक्शन आया नहीं है, क्या कितने दिन में ये आ सकता है रिएक्शन? मैं तो कुछ कह नहीं सकता, हम्म। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ एमईएस स्टेटमेंट स्पोक्समैन से ज़रूर होगा, लेकिन वो टोल मटोल के कुछ और विषय को उछालेंगे, जैसा वहाँ माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, वहाँ जो बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो हो रहा है वगैरह वगैरह, और रिट्रेट करेंगे कि हम दोस्ती चाहते हैं, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसको मेरे ख्याल से डायरेक्टली आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी के लिए ये स्थिति बिल्कुल वैसे ही है कि ना खाते बन रहा है ना उबलते बन रहा है। अब शेख हसीना को बुला भी लिया है वो पूरी दोस्ती में कि भाई चलो ठीक है, आपको मैं यहाँ पना दूंगा, और उन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि सिचुएशन इतनी आउट ऑफ हैंड चली जाएगी। तो क्या ये दूरदर्शिता की एक कमी आज मोदी जी की दिखती है, और वाकई में ये तो बिल्कुल एक बॉल ऑफ फायर है जो कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है। तो खैर, ब्लेम तो 100% उनके शोल्डर पर नहीं होगा, क्योंकि जो एडवाइजर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और एमईए के भी जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि वो जो रीडिंग है, राइटिंग ऑन द वॉल, जिस तरीके से एंटी इंडिया फीलिंग्स वहां से 5 अगस्त से उभर के निकल रहे हैं, तो उसमें साफ जाहिर था कि ये रिक्वेस्ट जरूर आएगी वो। और हम इस कॉन्फिडेंस से उनको यहाँ रखे हैं कि हम बड़ी ताकत हैं, हम पे ऐसा कोई दबाव नहीं आएगा किसी भी तरह से बोल के। लेकिन इंटरेस्टेड पार्टीज उसको कमजोरी की तरह इस्तेमाल करके हमें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा नेबरहुड, जो कि वॉल ऑफ फायर होता जा रहा है, जो पूरे भारत के आसपास जो है आग लगती जा रही है, एक के बाद एक के बाद एक, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, नेपाल हो, छोटा भूटान भी आंखें में आंख डाल के चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है, बांग्लादेश अब बन गया, श्रीलंका, मालदीव। तो हमको जो है पूरे रिंग ऑफ फायर की तरह घेराव में ले रहा जा रहा है, जो चीन के खिलाफ अमेरिका कर रहा है, या नेटो के जरिए रशिया को कर रहा है। तो हमें बहुत ही फूक फूक के चलना होगा नेटो से और अमेरिका से, क्योंकि ये अभी इनके पास इतनी शक्ति है, इनके इंटेलिजेंस असेट्स इतने हैं कि काफी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जो वल्नरेबिलिटीज हैं हमारे, हालांकि हमने काफी कोशिश की है ये रिलेशंस इंप्रूव करने की, लेकिन कई वल्नरेबिलिटीज हैं जिससे उनका फायदा हो सकता है। हमें बहुत एहतियात से, केयरफुली अब हमने चलना होगा। अगर थोड़ा भी रॉन्ग स्टेप लिया, जैसा ये शेख हसीना का था, मेरे ख्याल से इंडिया नो कर सकता था, किसी और को सजेस्ट करके इन्फ्लुएंस। हमारे बहुत सारे छोटे मोटे देश हैं जो कि सुन सकते हैं मोदी की। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है कई देशों में पांव छूते हैं, उनको भगवान मानते हैं, पैसिफिक आइलैंड में वगैरह सब। तो हम कुछ उसको निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ की रीडिंग गलत निकली, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, ये स्टूडेंट्स वगैरह संभाल नहीं सकेंगे। शेख हसीना दोबारा हम कोशिश करके भेजेंगे बोल के, वो भी एक लाइन ऑफ थिंकिंग थी। तो लेकिन अब वो महंगा होता जा रहा है। जितनी देर ये स्टूडेंट्स और मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहेंगे,
तो उतने ही ताकतवर बनेंगे बाहर के स्टेट्स भी, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, और उतना ही हमें प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत ही चौकन्ना रह के ये जल्द से जल्द मामला सुलझाना चाहिए और शेख हसीना को यहाँ से इमीडिएटली कहीं और शिफ्ट भेजना करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि अच्छे संबंध हो। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।